लेट्स स्टार्ट सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। और हम इसमें बात करेंगे सिडेटिव हिप्नोटिक का क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ हम बेंजोडाइज़ेपिन के एक्शन के बारे में और उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे उनके डिफरेंट थेरेप्यूटिक एक्टिविटी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सिडेटिव हिप्नोटिक दो ड्रग ऐसे ड्रग हैं जो एक ही कैटेगरी में रखे गए हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में कॉमनेस कॉज कराते हैं, रिलैक्सेशन कॉज कराते हैं और काफ़ी हद तक रिलीफ कॉज कराते हैं एक्साइटमेंट के कंडीशन में। सिडेटिव हिप्नोटिक दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि ये है कि सिडेटिव क्या है, एक स्मॉल डोज पे दिए जाने वाला ड्रग है जो कि कॉमनेस कॉज कराता है, डिजीनेस कॉज कराता है, बट ये क्या करता है, स्लीप कॉज नहीं कराता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि आप हिप्नोटिक्स की बात करते हैं तो ये सिडेटिव्स के ऊपर का डोज है, यानी कि हायर डोज पे सिडेटिव हिप्नोटिक्स का काम करता है। ये कामनेस रिलैक्सेशन के साथ साथ ये स्लीप भी कॉज कराता है, जो बिल्कुल नेचुरल स्लीप के साथ रिसेंबल करता है। तो दोनों में बेसिक अंतर ये है कि दोनों कामनेस कॉज कराएंगे, दोनों रिलैक्सेशन कॉज कराएंगे, बस क्या करेगा, स्लीप कॉज नहीं कराएगा। जबकि हिप्नोटिक से आपको नींद आ सकती है और सिडेटिव से नहीं। अगर हम बात करते हैं कि उनके एक एक इंडिविजुअल प्रोफाइल के बारे में तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या, सिडेटिव्स। सिडेटिव आर दोज ड्रग विच मे कॉज कॉमिंग इफेक्ट और रिड्यूस एक्साइटमेंट बट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ये पॉइंट अंडरलाइन किया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के क्वेश्चन पूछने के लिए, वाइवा के लिए। दूसरा है आपका हिप्नोटिक्स। What is the meaning of hypnotics? Hypnotics are those substances which cause sleep which resemble natural sleep. लेकिन यानी कि आप बात करते हैं नेचुरल स्लीप की, तो उसको ठीक करने का, उसके जैसे का काम करने का, उसकी तरह काम करते हैं। नींद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे डेली लाइफ का। बिना नींद के हम कभी भी फ्रेश फील नहीं कर सकते और हमारे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रेशन है, ये काफ़ी कुछ कंट्रोल होते हैं कैसे, इन ड्यूरिंग स्लीप्स। स्लीप के बिना हम कभी भी फ्रेशनेस फील नहीं कर सकते और ना ही कभी भी एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ का एक मैक्सिमम हिस्सा क्या करते हैं, स्लीप में बिताते हैं। कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम की वजह से या किसी टेंशन की वजह से हो तो हमें नींद नहीं आती है, और नींद ना आना दैट इज़ कॉल्ड इंसोम्निया। अगर इंसोम्निया प्राइमरी है तो उसमें कोई भी मेडिकल साइकेट्रिक सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डे टू लाइफ के साथ रिस्टोर हो जाती है। लेकिन इंसोम्निया क्या है, सेकेंडरी टाइप्स का है, जिसके अंदर हमको कॉज के बारे में एग्जैक्टली नहीं मालूम है, बट उसमें मेडिकल या साइकेट्रिक सोल्यूशन के साथ डिस्कस करने के साथ उसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टाइप्स ऑफ इंसोम्निया। यानी इंसोम्निया को हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेकेंडरी में मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे पेशेंट जो सेकेंडरी टाइप्स ऑफ इंसोम्निया के साथ साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, उनको ठीक करने के लिए हम बात करेंगे सिडेटिव एंड हिप्नोटिक कैटेगरी के ड्रग्स की। यानी कि ये ड्रग ऐसे हैं जिनको देने पे विथ थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इनको यूज़ करने पे स्लीप धीरे धीरे क्या होता है, हमारा नेचुरल की तरह से आने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड, अगर स्लीप नहीं आती है तो वो प्रॉब्लम क्या होगा, और वर्सटाइल हो जाएगा और हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट, इरिटेशन, इस तरह की फीलिंग आने लगेगी, जो आपके नेचुरल फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल चेंज कर देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो फिजिशियन उनके सुपरविजन के पास इस तरह के ड्रग्स को क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप की, तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल हम स्लीप को दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है क्या, NREM, दूसरा है REM। अब हम इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म, इनके नाम और इनके होने वाले एक्टिविटी को दोनों को हम सजेस्ट कर रही है। NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स, यानी कि आँखों का मूवमेंट रैपिड ना हो, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अगर हम बात करते हैं इनके स्टेज की, तो इनके जो स्टेज हैं वो 0 से लेकर के 4 तक होते हैं, इनको बोलते हैं NREM। दूसरा जो हमारा है REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ऐसा स्लीप जिसमें आँखों का मूवमेंट NREM से फास्ट होगा, रैपिड होगा, जिसे हम कहते हैं REM। अगर हम बात करते हैं NREM के स्टेज के बारे में,
तो हम इसको क्या करें 4 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4। सबसे पहले बात हम करते हैं स्टेज की, और स्टेज के साथ हम ये भी देखेंगे कि उस स्टेज में कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस होते हैं और कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, और इसका कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे स्लीप साइकिल के कारण से। तो सबसे पहला क्या है स्टेज 0। स्टेज 0 में हम बात करते हैं इट इज़ अ कंडीशन जिसमें कोई पर्टिकुलेशन लाइंग डाउन करता है और वहाँ से नींद आने की फीलिंग को फील करता है, यानी कि सोने की फीलिंग को, यानी कि नींद आने की फीलिंग को फील करता है। ये कहलाता है स्टेज 0 या फेज 0। इसके बाद जो हमारा बात करते हैं किसकी स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 में कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि पहले आई मूवमेंट क्या होगा डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, आँखों का जो मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा रिड्यूस होगा, यानी कि आई बॉल का जो मूवमेंट है जिसमें आप सोचते हैं या तो सोने वाले होते हैं तो उसमें क्या होता है मूवमेंट होता है, तो वो क्या होगा स्टेज 1 में क्या होगा जो आँखों का मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे क्या होगा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बॉडी मसल्स है वो क्या हो जाएंगे रिलैक्स हो जाएंगे। बॉडी मसल्स का रिलैक्स होने का मतलब है कि अगर हमारा बॉडी का कंट्रैक्शन हुआ किसी पार्ट से तो बॉडी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। बॉडी मसल्स रिलैक्स होने का मतलब साफ साफ है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है किसी बॉडी पार्ट्स में, आप किसी चीज़ को होल्डली टाइटली पकड़े हुए हैं तो वो मसल धीरे धीरे क्या होती है रिलैक्स हो जाती हैं। सिंपल सी एग्जांपल ये है कि उसका कई बार अपने साथ देखा भी होगा कि या अपने सराउंडिंग में आपने उसको देखा होगा। एग्ज़ाम के टाइम में कई बच्चे अपने बुक लेकर पढ़ते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होते हैं जो उनकी नेक के मसल है वो क्या होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, वो क्या होते हैं झुकने लगते हैं। जैसे कि ट्रेन में बस में आप बुक उनकी गिर जाती है। आजकल की जनरेशन में देखा जाए तो जब हम मोबाइल चलाते हैं लेट नाइट जब यूज़ करते हैं तो नींद आती है तो अक्सर क्या होता है मोबाइल क्या होता है हाथ से छूट जाता है, क्योंकि आपके जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होता है रिलैक्स होने लगता है। आपके हाथ कभी भी टाइट नहीं होंगे, जब आप स्लीप करेंगे सोएंगे तो वो क्या होंगे रिलैक्स हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। तो क्या होगा मसल रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरे स्लीप का 5 से 10% हिस्सा कवर करता है। इट इज़ 5 to 10% टोटल स्लीप टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की स्टेज 2। स्टेज 2 में जो जो आँखों का मूवमेंट है वो क्या होगा और रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि बहुत कम आँखों का मूवमेंट हो जाएगा। दूसरा क्या है पर्सन में बी ऑरोजिबल, और पर्सन ऐसा है जिसको कोई स्टिमुली देंगे तो वो उठ सकता है या उठने लायक कंडीशन में होता है। और अगर हम बात करते हैं स्लीप की परसेंटेज की तो टोटल स्लीप में इस स्टेज का स्लीप परसेंट कितना होता है 50% होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 मतलब कि डीपर स्लीप विथ मिनिमम आई मूवमेंट। ये जो स्लीप का मूवमेंट है वो पहले के 2 स्टेज के मतलब और ज़्यादा गहरा है। इसमें आँखों का मूवमेंट जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें क्या नॉट ईजिली एरोजेबल। उस पर्टिकुलर पर्सन को जो स्टेज 3 में हो उनको उनके नींद से उठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा टफ होगा, डिफ़िकल्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज 4 की। तो स्टेज 4 क्या कहता है डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप। डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप जितने भी स्लीपेस्ट लेवल हैं वो ये क्या है सबसे डीपेस्ट है। 3 और 4 के स्टेज को हम ये क्या है डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप है। और साथ ही साथ इस फेज़ में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि इस स्टेज को हम एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेज ट्रीट कर सकते हैं। इस स्टेज में मेटाबॉलिक रेट क्या होता है लोवेस्ट रहता है, जहाँ पे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट है वो एकदम क्या हो जाता है स्लोवेस्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म हमारा क्या रहेगा स्लोवेस्ट रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रीशन रेट है वो क्या हो जाएगा हाईएस्ट हो जाएंगे। वो क्या होंगे हाईएस्ट रहेगा। मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा हमारा लोवेस्ट और ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन क्या होगा वो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की नो आई मूवमेंट। इस फेज़ में आई मूवमेंट नहीं होगा, आंखें एकदम काम हो जाएंगी और स्टेबल हो जाएंगी। 5th क्या मसल आर फुल्ली रिलैक्स्ड। यहाँ पे क्या होगा मसल फुल्ली रिलैक्स्ड हो जाएगी, एकदम रिलैक्स हो जाएगी। बॉडी के पार्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरी तरह से बॉडी क्या होगी रिलैक्स हो जाएगी। बॉडी रिलैक्स होने की वजह से आपको एक एक्सट्रीमली रिलैक्सेबल फीलिंग होगी, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रेशिंग फीलिंग। उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ अवेकन्ड। अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को फोर्स लगाकर अगर उठा दिया जाता है या उठा दिया गया है तो वो क्या करेगा
डिसओरिएंटेशन कॉज करेगा। डिसओरिएंटेशन कॉज करने का मतलब कि यह है कि 1 से 2 मिनट के लिए वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। अगर हम सोते हुए गहरी नींद में किसी को उठाते हैं तो उठाने के बाद अगर उसको देखते हैं तो अगर देखेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए शल्टिंग कंडीशन में पहुंच जाता है कि क्या कहना है, क्या करना है, क्या सोचना है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है थोड़ी देर के लिए, 1 to 2 मिनट्स। मतलब कि स्लीप की फेज से आप उसको अचानक एरोजोल करा देंगे, उठा कंपनसेट एडजस्ट नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स, दिस इज कॉल्ड स्टेज 4। ये है इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ स्लीप। ये स्लीप के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं, पैटर्न होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रैपिड आई मूवमेंट की। रैपिड आई मूवमेंट का जो फेज़ है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंट्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि इस फेज़ में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो ये सिंपल सा है, क्या है, ड्रीमिंग। इस फेज़ में हम ड्रीमिंग करते हैं। जब हम सपने देखते हैं तो मैक्सिमम सपनों का एक हिस्सा इसी फेज़ यानी कि रैपिड आई मूवमेंट के फेज़ में होता है, और ये NREM के बाद का फेज़ है। दूसरा इनहेंस हार्ट रेट। ये जो REM फेज़ है वो हार्ट रेट को, ब्रीथिंग रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है, इसमें REM फेज़ में। उसके बाद हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन ऑफ वॉलंटरी मसल। इस फेज़ में वॉलंटरी मसल क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और ड्रीम कैन बी रिकॉल्ड। अगर ऐसे कंडीशन में हम ड्रीम देख रहे हैं तो, सपने देख रहे हैं तो हम उनको याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं वो सपना, यानी कि हमने कौन से सपने देखे थे। कई बार भी आपके साथ ऐसा होता है कि मैंने आपको ये सपना देखा, कभी वो सपना देखा, क्योंकि आपको वो सपना क्या है, रिकॉलेबल है, आप उसको दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। दैट इज़ REM। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कुछ तो देखा है, क्या देखा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज़ नॉट रिकॉलेबल फेज। सीडेटिव एंड हिप्नोटिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमको एक जैसे काम करने वाले ड्रग को, एक जैसे एक्शन देने वाले ड्रग को एक ही कैटेगरी के अंदर रखना होता है, ताकि हमको उनके एक्शन के बारे में, उनके यूज़ के बारे में ईज़िली पता चल सके, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सीडेटिव एंड हिप्नोटिक को उनके रिस्पेक्टिव काम करने के तरीके, यूज़ के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहला है उनका मेन क्लास क्या है, बेंजोडाइज़ेपिन। बेंजोडाइज़ेपिन को हमने फर्दर डिवाइड किया है हिप्नोटिक्स में, उसके बाद हमने डिवाइड किया है एंटी एंजाइटी में, फिर हमने उसको क्लासीफाई किया है एंटी कन्वर्जेंट के फॉर्म में। ये तीनों जो फॉर्म हैं वो ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, यानी कि इंडिविजुअल चैप्टर के फॉर्म में आप आके उसको पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे हिप्नोटिक्स को, जो इसके बाद आप पढ़ेंगे एंटी एंजाइटी, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे अगला टॉपिक है वो है एंटी कन्वर्जेंट, यानी कि एंटी एपिलेप्सी। सबसे बात हम करते हैं हिप्नोटिक्स को। हिप्नोटिक्स मतलब होते हैं ऐसे ड्रग जो सिडेटिव के ऊपर डोज पे काम करते हैं, और ये मेंटल कामनेस, साथ ही साथ मसल रिलैक्सेंस के साथ साथ एक स्लीप का पैटर्न कॉज करते हैं, जो कि नॉर्मल स्लीप के साथ डिसेंबल करता है, और नॉर्मल स्लीप के फिजियोलॉजी के साथ इसकी फिजियोलॉजी मैच करती है। अगर आप इनका एग्जाम्पल को के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि सीडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी में जितने भी ड्रग के एग्जाम्पल हैं, आप कहेंगे कि मैक्सिमम ड्रग एक दूसरे से क्या करेंगे, रिसेंबल करेंगे, या एक ही ड्रग 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज में रखा गया है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायज़ेपैम, अल्प्राजोलैम और फ्लोराज़ेपैम, ये 3 ड्रग हैं। ये और सारी भी ड्रग हैं, हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। ये तीनों ड्रग जो हैं क्या है, हिप्नोटिक ड्रग यूज़ की जाती हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिनको स्लीप की प्रॉब्लम है, जिनको इंसोम्निया है और वो स्लीप की मेडिसिन लेना चाहते हैं। उसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी मतलब ऐसे ड्रग जो एंजाइटी के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको उस कैटेगरी में रखा गया है। एंजाइटी का मतलब ये होता है कि फियर से, यानी फियर जो आपका टॉनिक क्लोनिक के फॉर्म में, यानी कि आए और तुरंत चला जाए, जैसे कि एंजाइटी में नहीं आता है, ये मतलब कि बार बार आए और बार बार जाए, तो वो क्या होता है एंजाइटी में। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल के बारे में। तो ये एग्जाम्पल हैं डायज़ेपैम,
लोराज़ेपैम और क्लोनाज़ेपैम। ये और भी ड्रग हैं, लेकिन ये मेन ड्रग हैं जो यूज़ किए जाते हैं एज अ एंटी एंजाइटी। इसके बाद हमारा अगला जो क्लास है बेंजोडाइज़ेपिन का, वो क्या है? एंटी कन्वर्जेंट, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि कन्वर्जेंट को रिड्यूस करने में, आपके सीजर के परसेप्शन के रेट को कम करने में, रिड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ड्रग कहलाते हैं कौन से? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। इनके एग्जांपल हैं क्लोनाज़ेपैम, लोराज़ेपैम और डायज़ेपैम। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ड्रग्स के लास्ट में क्या है? पाम वर्ड यूज़ हो रहा है। ये जो ड्रग यूज़ हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है, ये सारे जो ड्रग हैं क्या हैं? बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर आते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट किया है कि जो बेंजोडाइज़ेपिन के जो एगोनिस्ट है, यानी कि एग्जांपल तो आपने देख लिया है ये कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन एक ऐसा ड्रग जो बेंजोडाइज़ेपिन का एंटागोनिस्ट है वो है क्या? फ्लूमाजेनिल। ये बेंजोडाइज़ेपिन के एक्शन को नलीफाई करता है और एंटागोनिस्ट इफेक्ट शो करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिडेटिव हिप्नोटिक के अगले क्लासिफिकेशन की, तो वो है क्या है? बारबिचुरेट। बेसिकली मेन दो क्लास हैं, बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिचुरेट्स, और साथ ही साथ और नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स। इनकी बात कर लेते हैं हम बारबिचुरेट के फर्दर सब क्लासिफिकेशन की। तो बारबिचुरेट को उनके एक्शन के अकॉर्डिंगली 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा लॉन्ग एक्टिंग, दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग, तीसरा हमारा है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा ड्रग, ऐसा क्लास ऑफ ड्रग जो बारबिचुरेट के अंदर का जो लंबे समय तक काम करता हो, दैट इज सिंपली नोन एज लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट्स। और ऐसा जो शॉर्ट में काम करता हो, जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये कि बहुत ही कम समय तक, बहुत ही स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। लॉन्ग एक्टिंग में हमारा आता है क्या? फेनोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में हमारा है पेंटोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हमारा थायोपेंटोन और मेथोहेक्सिटोन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स की जो बारबिचुरेट ड्रग में रखे गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे क्लासिफिकेशन की जो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन के अंदर के एग्जाम्पल की। इसमें क्या था हमारा? ज़ोपिक्लोन, ज़ोल्पिडेम और ज़ेलेप्लोन। ये ड्रग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम से पूछे जाते हैं, राइट अ मैकेनिज्म ऑफ दिस क्लास। तो दिस आर इम्पॉर्टेंट एज मेन इंडिकेट, इनके नाम के हिसाब से इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट को कवर कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और ये जो सिडेटिव हिप्नोटिक क्लास के ड्रग हैं, उनके अंदर जो हमारा अगला क्लास है बेंजोडाइज़ेपिन, ये जो हमारा बेंजोडाइज़ेपिन है किन किन फार्माकोलॉजिकल के एक्शन को पजेस करता है, और आगे हम इन्हीं को यूज़ करते हुए देखेंगे कि इनका थेराप्यूटिक यूज़ क्या होगा। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, जो बेंजोडाइज़ेपिन की कैटेगरी की ड्रग हैं, ये एंजाइटी को क्या करता है? रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे ये एक्शन है कि अगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे? एंटी एंजाइटी ड्रग्स के लिए। यही जो एक्शन है वही फर्दर एंजाइटी है। आइए देखते हैं एंजाइटी क्या है। अननेसेसरी फीलिंग ऑफ फियर इज कॉल्ड एंजाइटी। ये एंजाइटी आपके मन के अंदर एक ऐसी कंडीशन को कॉज करता है जिसमें आप अपने ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते हैं। आप उस चीज़ से क्या करते हैं? फियर करते हैं, डरते हैं, आपको उससे नर्वस कॉज होती है। ये एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। ये एंजाइटी या तो परफॉर्मेंस हो सकता है, जहाँ के आपको स्टेज पे परफॉर्म करना हो, या आपको पर्सनल एंजाइटी हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि पोस्ट स्ट्रोमिक एंजाइटी। जब हम एंजाइटी के टॉपिक पे पहुँचेंगे इसके आगे, तो इस तरह के डिफरेंट जो एंजाइटी है उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो इनका एक्शन है, जिसको हम एंटी एंजाइटी ड्रग यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ है ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट में जो एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करना, ये है इनका इम्पोर्टेंट काम है। इनसे जुड़ी एक बात यह है कि ये क्या करते हैं? लिम्बिक सिस्टम में काम करते हैं, ये जाके अल्फ़ा 2 गाबा रिसेप्टर पर काम करते हैं। इसलिए हम इनकी लोकेशन को या उसके काम करने के तरीके को पर्टिकुलर स्पेस पे उनके साइट को डिनोट किया हुआ है हर एक एक्शन के साइड में। दूसरा हमारा एक्शन है सिडेशन एंड हिप्नोटिक, और हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसी टॉपिक के अंदर सिडेटिक और हिप्नोटिक के अंदर ही हमने उनका क्लासिफिकेशन किया है एज अ बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिचुरेट्स। जो बेंजोडाइज़ेपिन्स है
वो यूज़ होगा ऑफिशियली सिडेटिव एंड हिप्नोटिक कैटेगरीज में। अगर हम बेंजोडाइजिपीन का कम डोज देंगे तो वो सिडेटिव के रूप में एक्शन देगा, और अगर उसी का हम ज़्यादा डोज देंगे तो वो क्या करेगा, हिप्नोटिक के में यूज़ करेंगे, सिडेटिव में कॉज नहीं करेगा, जबकि हिप्नोटिक के डोज में देने पे वो स्लीप कॉज करेगा। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं जो ऊपर हमने इसके ऊपर बताया हुआ है। इसके साथ साथ ये अल्फा 1 गाबा ए रिसेप्टर पे काम करके अपना एक्शन शो करता है। आपने देखा होगा कि हमने गाबा के रिसेप्टर इससे पहले की वीडियो में बनाया हुआ है और आपको बताया था कि गाबा के 5 यूनिट होते हैं, उसमें 2 अल्फा 2 बीटा और 1 गामा यूनिट होता है। इन यूनिट में बेंजोडाइजिपिन, बारबिटूरेट्स, अल्कोहल, एनास्थेटिक, एनाल्जेसिक्स, इन सब ड्रग्स की अलग अलग बाइंडिंग साइट्स होती हैं। और ये जब गाबा अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो गाबा के रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से जो क्लोराइड चैनल, जो निगेटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं, इनका मूवमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है और वो हाइपरपोलराइजेशन क्या करते हैं, कॉज करते हैं। और इनके साथ यानी कि गाबा के साथ बेंजोडाइजिपिन या बारबिटूरेट्स और अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो वो क्लोराइड चैनल के ओपनिंग को और ज़्यादा पोटेंशिएट कर देते हैं, जिसके कारण से मैक्सिमम क्लोराइड आयन, निगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में मूव करते हैं और हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है, जो माइनस चार्ज है जो क्लोराइड चैनल का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन कॉज होता है। और इसमें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, यानी कि ये जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर को क्या करते हैं, इंप्रूव करने का काम कर सकते हैं। और जितने भी मेन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सभी में इनहिबिटरी का यूज़ होता है, जिसको हम आगे के आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, वो क्या है, एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी का लॉस हो जाना, दिस कॉल्ड एमनेसिया। अगर इसका हम यूज़ करेंगे तो एज ए पर्टिकुलर पर्सन में जो कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में है तो उनको अनवांटेड अनहेल्दी फीलिंग को, जो कि ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए हमको मिला था, तो उनको वो फील ना हो, इसलिए वो एमनेसिया का काम करता है। और सिडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में हमने बताया कि ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जो इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो उनको डॉक्टर या फिजिशियन इस तरह की ड्रग्स, हिप्नोटिक ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके तरह से बेसिक एग्जाम्पल है डायजेपाम, अल्प्राजोलम, लोराजिपम एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा क्या आता है, मसल रिलैक्सेंट। मतलब मसल रिलैक्सेंट करने का मतलब ड्रग है कि ऐसे ड्रग जो हमारे मसल्स को फुल्ली रिलैक्स कर दें अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ स्लीप, वो क्या कहलाता है, मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट करने का मतलब ये कि मसल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या करते हैं, पूरी तरह से रिलैक्स कर देते हैं। जब मसल रिलैक्स होगा तो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और हमारी मसल जो है पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। बॉडी में कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी स्पाज्म की वजह से, किसी क्रैम्प की वजह से, किसी स्ट्रेचिंग की वजह से वो क्या होता है, मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पाज्म हो जाते हैं। तो ऐसे ड्रग जो मसल रिलैक्सेंट का काम करते हैं वो उस मसल्स को क्या करते हैं, रिलैक्स करने का काम करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड है, तभी हम इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अगला है हमारा एंटी कन्वल्जेंट। एंटी कन्वल्जेंट मतलब कि ऐसे ड्रग जो कन्वल्जन यानी कि झटके को, यानी मिर्गी की वजह से, एपिलेप्सी की वजह से जो आने वाले झटके हैं उनको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जो कि एपिलेप्सी है। अगला टॉपिक है हमारा, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जॉस्टिव इम्पल्स के कंडक्शन की वजह से ये हमारे जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनको इनहिबिट करना, इनको क्या करना हमारा टारगेट होता है। जो एक्टिव एक्शन है उनको अचीव करना है, एक्टिव एक्शन है उनको अचीव करने के लिए जो सिडेटिव हिप्नोटिक क्लास के ड्रग हैं वो एज अ एंटी कन्वल्जेंट एक्शन शो करते हैं। ये प्री साइनेप्टिक नर्व के इम्पल्स हैं उनको क्या करते हैं, इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा है कि जो हमारे बेंजोडाइजिपिन हैं उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को दो तरह से रिप्रेजेंट किया है, एक थ्योरी के फॉर्म में यानी कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और दूसरा उसके रिस्पेक्टिव डायग्राम के फॉर्म में। ये जो फ्लो चार्ट देख रहे हैं आप, उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लो चार्ट की। जब कभी भी हम बेंजोडाइजिपिन देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, सजेस्ट किया है, तो ये बेंजोडाइजिपिन बाइंड होता है गाबा के स्पेसिफिक साइट पे, यानी कि गाबा ए रिसेप्टर्स पे, बेंजोडाइजिपिन के रिसेप्टर साइट पे। तो जब कभी भी हम बेंजोडाइजिपिन देते हैं तो ये बेंजोडाइजिपिन अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर, अपने रिस्पेक्टिव गाबा ए रिसेप्टर पे जाकर क्या होता है, बाइंड होता है। और इसके बाइंड होने की वजह से क्या होता है,
इन्हेंस हो जाता है रिसेप्टार होता है एफिनिटी ऑफ गाबा, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ गाबा। जो गाबा के रिसेप्टार हैं जिसकी एफिनिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उनका जो ड्रग रिसेप्टार है या उसका सिग्नल रिसेप्टार कह लीजिए वो क्या होता है, इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या अगला क्या है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग क्लोराइड चैनल। जब गाबा अपने पर्टिकुलर रिसेप्टार पे बाइंड होगा, जब बेंजोडाइजेपिन अपने पर्टिकुलर रिसेप्टार पे बाइंड होगा, तो इन दोनों के रिस्पेक्टिवली और साथ में बाइंड होने की वजह से जो हमारा चैनल है उसका उस क्लोराइड आयन के लिए एफिनिटी बढ़ेगी, यानी कि वो चैनल अब क्लोराइड चैनल जो कि निगेटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में ज़्यादा इन करेगा, ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा और आगे जा करके ये हाइपर पोलराइजेशन कॉज करेगा। अगला स्टेप कहता है क्या, इंक्रीज क्लोराइड कंडक्टेंस, और इसकी वजह से क्लोराइड का जो मैग्नेटिक चार्ज है उनका कंडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद होगा मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन, जो कि ये न्यूरॉन्स में हो रहे हैं, इसको इसलिए उनको उस न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में हाइपरपोलराइजेशन कॉज हो जाएगा। हाइपरपोलराइजेशन कहने का मतलब यह है कि निगेटिव चार्ज वाले आयंस का ज़्यादा हो जाना, जिसके कारण से वापस से डीपोलराइजेशन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयन की एंट्री में डिले होगा, और तब तक हमारा जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो अपना एक्शन देता रहेगा। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है क्या होगा, CNS डिप्रेशन एक्टिविटी मिलेगी, और इन्हीं एक्टिविटी को लेने के लिए आप बेंजोडाइजेपिन यानी कि सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स क्लास की ड्रग्स को ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे CNS को डिप्रेस करना है। एंजाइटी में जो डर का एक्साइटमेंट है उसको रिड्यूस करना है, CNS डिप्रेशन करना है। आपको एंटी कन्वल्जेंट जो एक्सेसिव झटके आ रहे हैं, जो करंट के झटके आ रहे हैं, जो नर्व कंडक्शन की वजह से उनको मिनिमाइज करना है, CNS डिप्रेशन करना है। तो इस तरह से ये ड्रग अपना एक्शन शो करती है। तो हम आगे बात कर लेते हैं क्लोराइड कंडक्शन का एक्चुअल में होना कैसा है, इसी फ्लो चार्ट को डायग्राम के फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 3 गाबा रिसेप्टर्स बनाए हुए हैं 3 कंडीशन में। पहला कंडीशन हम देख लेते हैं कि गाबा पे अपना रिस्पेक्टिव रिसेप्टार बाइंड नहीं हुआ है, तो दिस रिसेप्टार्स यहाँ पे रिसेप्टार्स एम्प्टी है, यहाँ पे सोडियम के चैनल का इन्वर्ट नहीं हो रहा है और पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं हो रहा है, यानी कि दिस इज़ कम्प्लीटली एट द रेस्टिंग पोजीशन, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। जबकि दूसरे वाले एग्जांपल में हमने क्या था, गाबा रिसेप्टर पे यहाँ पे गाबा बाइंड हो चुका है, यानी कि गाबा के बाइंड होने की वजह से क्लोराइड चैनल थोड़ा ओपन होगा और क्लोराइड निगेटिव चार्ज वाले आयंस है वो मूव करके इंटरसेलुलर्स में आएंगे और ये कॉज करेंगे रिसेप्टर्स प्लस गाबा इज इक्वल टू हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन इनका जो ड्यूरेशन है हाइपरपोलराइजेशन का वो इंटरमीडिएट कंडीशन में होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे कंडीशन की, जहाँ पे आपने बेंजोडाइजेपिन को दिया है तो गाबा तो ऑलरेडी बाइंड हुआ है, साथ में साथ बेंजोडाइजेपिन भी बाइंड हुआ है, तो उस रिसेप्टर पे गाबा ए रिसेप्टर के साथ साथ बेंजोडाइजेपिन बाइंड हुआ है, दोनों बाइंड हुआ है, इसलिए दोनों पोटेंशिएट करते हैं और क्लोराइड चैनल की जो ओपनिंग है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं अपने बेंजोडाइजेपिन बाइंड हुआ है तो क्या हुआ, क्लोराइड चैनल की जो एंट्री है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम क्लोराइड एंट्री कर रहे हैं एक्स्ट्रा से इंट्रा में। इसकी वजह से आप देखेंगे क्लोराइड चैनल के ज़्यादा आने की वजह से हाइपरपोलराइजेशन कॉज होगा और हाइपरपोलराइजेशन के बाद वापस से डीपोलराइजेशन कॉज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी यही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फॉर बेंजोडाइजेपिन। मैक्सिमम जगह पर अगर आप बेंजोडाइजेपिन के बारे में आप पढ़ेंगे तो उनका यूज़ होगा डेफिनेटली यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पाथवे है जो और डायग्राम काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लासिफिकेशन तो आप याद कर लेंगे, साथ ही साथ आप फ्लो चार्ट और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी कैसे सिंपली एक्सप्लेन किया जाए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।